अशोक जी, जो अलग-अलग राज्यों के आपके आकलन आते हैं, चूँकि बहुत घूमते हैं आप, पिछले दिनों भी आप गुजरात में थे, महाराष्ट्र में थे। जो अलग-अलग जिलों के फीडबैक आ रहे हैं, क्या वो फीडबैक केवल ऐसे ही हैं कि चुनाव के दौर में गायब हो जाएँ? या इस बार ज़मीनी चोट इतनी ज़्यादा हो गई है, महँगाई, बेरोज़गारी के मुद्दे इतने भारी हो गए हैं कि वो ब्रांड मोदी पर भारी पड़ जाएँ? क्या लग रहा है किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा इस चुनाव में? देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के पास जो अभी सीटें हैं वो उनका मैक्सिमम पीक है। मतलब गुजरात में 26 सीटें हैं, उसमें 27 तो नहीं हो सकती। जो 8 सीटें दिल्ली की है वो 9 तो नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम जो सीटें हैं वो उनके पास है। अब उन्हें और सीटें इकट्ठा करने के लिए दक्षिण भारत में उतरना होगा। दक्षिण भारत में उनके पास कर्नाटक है, बाकी जगह वॉश आउट है। अब सवाल यह है कि हम जब भी बात करते हैं तो हम विपक्ष की बात करते हैं, हम कभी सत्ता पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको विपक्ष मजबूत होते हुए दिखाई देगा। क्या बिहार में बीजेपी की वही स्थिति होगी जो पुरानी है? क्या बंगाल में बीजेपी 18 सीटें ले पाएगी? क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी इकट्ठा होने के बाद वो 30-35 सीटें उनके पास रहेगी? रही बात कुछ सीटें स्टेट्स है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां आमने सामने है कांग्रेस और बीजेपी। कर्नाटक, वहां आमने सामने है। राहुल गांधी की यात्रा कर्नाटक में बीजेपी को पसीने ला रही है। कर्नाटक की रिपोर्ट देखिए, वहां जनता यदि बदलाव चाहेगी और यदि कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो गया तो कर्नाटक का गड्ढा कहां से भरेंगे? उत्तर प्रदेश में 44 सीटें हुआ करती थी अखिलेश के पास, अब 125 है। कुछ तो उसका कन्वर्जन लोकसभा में होगा। तो पहले इनके पास 80 थी, फिर वो 70 हो गई, 70 की जगह फिर 60 या 55 हो गई। तो यदि कल बीजेपी को 50 सीट का गड्ढा पड़ता है और वो 250 पे आती है, ऐसे में फिर एनडीए का गठन कैसा होगा? कौन एनडीए के पार्टनर होंगे? और जो पार्टनर होंगे वो नरेंद्र मोदी के नाम पे इकट्ठा होंगे या अलग होंगे? ऐसी तमाम चीजें साथ में होंगी। मैं एकदम बीजेपी को डस्टबिन में भी नहीं डाल रहा। सारी लड़ाई बीजेपी के साथ लड़ने की ही है। तो बीजेपी तो एक फोर्स है। इस चुनाव में बीजेपी गुजरात में बिल्कुल सरकार बना लेगी, लेकिन देखना यह है कि वो 95 सीट से आगे जाती है, 99 के आगे जाती है, या 150 क्रॉस करती है। यदि घूम फिर के 95 पे वो क्रॉस हो गई तो फिर मैं कहीं ना कहीं कहता हूं कि वहां पर लोगों में रोष है। जो मरी हुई हालत में भी कांग्रेस 50 सीटें लेके आती है वहां पे। जिस नरेंद्र मोदी को हम इतना बड़ा कहते हैं, गुजरात में गोधरा के बाद जो चुनाव हुए 2002 में, उन्होंने 127 सीटें ली। उसके बाद हर चुनाव में उनकी सीटें कम होती गई है, हर विधानसभा चुनाव में कम होती गई, और अंत में 99 पे आ गई, डबल डिजिट पे। और कांग्रेस जो बिल्कुल नेतृत्वहीन, कांग्रेस डब्बा पार्टी, कांग्रेस बर्बाद पार्टी, भ्रष्ट पार्टी, जो चाहे वो लांछन लगा दीजिए। 2002 के बाद कांग्रेस लगातार हर चुनाव में सीटें गेन कर, इसके मायने क्या है? क्यों गेन कर रही है? ये बात अलग है कि आप जहां सत्ता में नहीं है वहां तोड़फोड़ करके सत्ता में आ जाते हैं। एक गुजरात और एक यूपी छोड़ दिया तो ऐसे कौन से राज्य में बीजेपी अपने बलबूते पे है? यदि आप आसाम कहेंगे तो आसाम सारे इंपोर्टेड लोगों के बलबूते पे है। उत्तराखंड इंपोर्टेड लोगों के बलबूते पे है। गोवा में 12 मंत्रियों में से 2 ही मंत्री बीजेपी के हैं, बाकी सारे कांग्रेसी। तो प्रश्न ये है कि ना विचारधारा की बात है, ये आंकड़ों का खेल है। यदि कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार करती है, 44 से लेकर 100 तक आती है, तो फिर ऑटोमेटिक विपक्ष साथ हो जाता है। हमने अक्सर देखे गठबंधन की सरकारें वो टिक जाती है जो चुनाव के बाद के गठबंधन होते हैं, पोस्ट पोल। प्री पोल के जो गठबंधन है वो सीट के बंटवारे में ही एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में हार जाते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ लड़के 5 साल तक सत्ता में रहे। चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़े और उसके बाद सत्ता में रहे 5 साल। लेकिन जब एक साथ लड़े
तो अलग अलग होकर सरकारें बनाई, क्योंकि आप एक दूसरे के प्रति, जैसा कहा कि सीटों की मारा मारी, एक दूसरे को हराना, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, ये नया शब्द आ गया है इस चक्कर में। इसलिए शरद पवार बहुत दिनों से एक ही बात पे लगे हुए हैं कि हर राज्य में आप अपना अपना अपने हिसाब से काम करिए। ये जरूरी नहीं कि बंगाल में ममता और कांग्रेस साथ हो या तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर साथ हो, लेकिन कल यदि केंद्र में केसीआर की जरूरत पड़ती है बीजेपी की सरकार रोकने के लिए, तो केसीआर उस गठबंधन को भी साथ देगा, तो डील करेगा। मुझे इतने मंत्रालय चाहिए, मुझे ये मंत्री चाहिए, मेरे स्टेट के लिए मुझे ये चाहिए। और ऐसा गठबंधन हमने 5-5 साल रहते हुए देखा है। तो भाजपा आप डिसेंडिंग मोड पे, एसेंडिंग मोड पे नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज कंट्रोल में दिखाई नहीं देती। और बार बार हम कहते हैं कि लोग नाराज होते हैं लेकिन फिर भी वोट देते हैं। तो 35% भरोसे आप पूरे देश पर राज्य कर रहे हैं, 65% तो लोग आपके खिलाफ है। और कई राज्यों में यह होता था कि हमें क्या करना है, केंद्र सरकार, एक बार दुष्यंत से बात हो रही थी, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट थे हुड्डा के बारे में, हमने कहा चुनाव आ रहे रिलीज कर दो। वो बोले लोकसभा में जीत के क्या करेंगे, सरकार बनाने लायक तो हम होते नहीं, 10-12 सीटों में क्या करेंगे, हम तो विधानसभा के टाइम पे खेल करेंगे ताकि सरकार हमारी बने। लेकिन अब उनको सभी को लोकसभा में लोग चाहिए, क्योंकि यदि लोकसभा में उनके लोग नहीं हो, लोकसभा में उनका प्रेशर ग्रुप नहीं हो, तो फिर जीएसटी का पैसा भी उनको टाइम पे नहीं मिलता। इसीलिए ओडिशा में पूरी कैबिनेट बदल दी उन्होंने और फोकस किया लोकसभा चुनाव। उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं को और जो संगठन में आदेश दिया है कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटें लेके पहुंचना है। तो लोकसभा में यदि सारी क्षेत्रीय दल अपने वजूद, अपने सीटें बढ़ाते हैं और कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाती है, तो फिर क्या होगा, कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान से तो सीटें नहीं आएगी। फिर वही 700 का जो शेयर है वो आपस में बटेगा। और बीजेपी यदि नीचे आ जाती है 250, 230, 220, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए बहुत असहज स्थिति पैदा होगी। ये सीन बन सकता है। इसीलिए कर्नाटक में अभूतपूर्व उनका रहा, क्योंकि कर्नाटक में वो मुख्य विपक्षी दल है। कर्नाटक में जो सत्ता चेंज हुआ, वहां पे बोम्मई सरकार बना रहे, नहीं बना पा रहे। ये राहुल गांधी की रैली का ही रिजल्ट है कि आज बोम्मई जी ने स्टेटमेंट दिया कि अब वो सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगा विस्तार नहीं करोगे तो असंतोष बहुत भटकेगा। वही हालत आपको महाराष्ट्र में दिखेगी जब विदर्भ में ये घुसेंगे। तो ये तमाम बातें जो है इस बात का तरफ इंडिकेट करती है कि ये जो यात्रा है इसने कहीं तो मोमेंटम गेन किया है। और कांग्रेस के लिए खोने के लिए क्या है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बचा ही कुछ नहीं खोने के लिए। तो कांग्रेस में जो कुछ भी है उनको मिल ही रहा है। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष था ही नहीं, गांधी परिवार का था तो अलग अध्यक्ष दे दिया। अब अध्यक्ष भी मार्केटिंग यदि कांग्रेस ने करे तो अध्यक्ष की मार्केटिंग बहुत बड़ी कर सकते हैं। राहुल गांधी से लेकर सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अध्यक्ष सबसे स्ट्रांग है। फिर भाई अध्यक्ष को बोलना नहीं आता मोदी जैसा। बाकी पैरामीटर्स में अध्यक्ष मोदी से कहाँ कमजोर होते हैं। मोदी जी अपने माँ का दुखड़ा रोते हैं। अध्यक्ष जी ने अपनी माँ खोई है, वो देश के वो लड़ाई में उनकी माँ जल के मरी है। 3 महीने जंगल में रहे हैं, मिल में मजदूर करने वाले के बेटे हैं, पहले दलित लॉयर रहे हैं जेल के अपने जिले के। उसके बाद एक तरफ वो उस मिल में कंसल्टेंट लीगल एडवाइजर थे, जिस मिल में उनके पिता मजदूर थे। लेकिन उन्होंने, जैसे बाकी लोग उद्योगपतियों का साथ देते हैं, उन्होंने उद्योगपतियों का साथ नहीं दिया। उन्होंने गरीब मजदूरों का साथ दिया और यूनियन के साथ हो गए, नौकरी छोड़ दी, यूनियन नेता बन गए। उसके बाद जिस धर्म सिंह ने उनको राजनीति में लाया, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज हो गया था मुख्यमंत्री पद के लिए, तो धर्म सिंह ने कहा मुझे बनने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बनिए, आप मेरे गुरु हैं। और वो पीछे हट गए और धर्म सिंह को उन्होंने गुरु बनाया। या तो अडवाणी जी को घर बिठा दिया गया, गुरु जी को, और खुद प्रधानमंत्री बन गए। यदि मार्केटिंग ही करना चाहे तो इमोशनल मार्केटिंग करने के लिए खड़गे कमजोर नहीं है। और ये मार्केटिंग का जमाना है, और नहीं तो क्या। चाइना पीछे गया, पाकिस्तान को आंखें दिखा दी, अब हम पूरे दुनिया को आर्म्स एक्सपोर्ट करेंगे। यार रुपया रोज गिर रहा है, उसको संभला नहीं जा रहा है, और बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं।
अशोक जी, लेकिन जो एक सामान्य आदमी का कमेंट है ना, जो मैंने कहा, वो नहीं पूछता है कि सामान्य, मोदी नहीं तो मैं भी कौन? मैं भी घुमा हूं। अब लोग मोदी को गाली नहीं दे रहे। महाराष्ट्र में मैं जिस क्षेत्र में गया हूं, महाराष्ट्र में सबसे बड़े विलन जो है वो देवेंद्र फडणवीस हो गए। वो लोग कहते कि एकनाथ शिंदे शिवसैनिक है, बुरा नहीं हो सकता। उसको ईडी का डर दिखाया इन्होंने, इसलिए गया बेचारा। तो यदि विलन यदि बीजेपी है वहां पे, तो ये जरूरी नहीं। और ब्रांड यूपी के चुनाव में देखिए, सरकार बन गई, लेकिन क्या ये मोदी ब्रांड चला हर जगह? काशी विश्वनाथ में काशी का कॉरिडोर हो गया, 3 दिन प्रधानमंत्री लगातार बने रहे, 54 सीट में से 27 सीट अखिलेश ले गए। इसका मतलब वो ब्रांड का अपील कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा। आज 180 का हाउस है, अपना खुद का होम स्टेट है गुजरात, 27 साल से वहां राम राज्य चल रहा है। क्यों हर 2 मिनट के बाद जाना पड़ रहा है? सप्ताह में 2 दिन जाना पड़ रहा है? क्यों अपनी जात बतानी पड़ रही वहां पे कि मैं आपकी जात का नहीं हूं, फिर भी आप मुझे मतदान कर रहे हैं? क्यों 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट के वहां शिलान्यास करने पड़ रहे हैं? और क्यों गुजरात में यह बोलना पड़ रहा है कि अब कांग्रेस से सतर्क रहना होगा? कांग्रेस अंदर ही अंदर धीरे धीरे से प्रचार कर रही है, कांग्रेस ने लाइटली मत लो। जिस कांग्रेस मुक्त की भारत की बात कर रहे थे, जिस कांग्रेस को आपने खत्म कर दिया था, सही कहा, 2024 में उन्होंने कह दिया था कि अब क्या है, अब जब यूपी के इलेक्शन के बाद अब क्या है, 2024 तो क्लियर है ही नहीं कांग्रेस। आज वो कांग्रेस आपको बीजेपी बहुत ज्यादा काम करती हुई दिखाई दे रही है, और आपको अब थ्रेट लगने लगी, आप अपने वर्कर को कहते हो। ये सारी चीजें ये लोगों के सामने आ रही है। आज तेल महंगाई क्या हो गया, आज दिवाली का देखिए क्या तड़का लग गया है महंगाई, लोग अच्छा अंदरूनी बोल रहे। अशोक, इसलिए अशोक जी, आप अभी यदि हर महाराष्ट्र, एक क्षेत्र, क्षेत्रीय दल, अशोक जी, यदि आप गुजरात, क्षेत्रीय आप दल गुजरात अपने को अपने कैसे राज्यों में, मजबूती कर लेते? क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में लोकसभा में स्कोर करता है, तो वहां माइनस बीजेपी होगी। तो बीजेपी वो भरेगी कहां से? गड्ढा कहां से भरेगी? केरल से भरेगी, तमिलनाडु से भरेगी, आंध्रा से अशोक जी, भरेगी? अशोक जी, आप अभी गुजरात में होके आए हैं, विषय से थोड़ा अलग हटके सवाल है मुझसे, चूंकि ये सवाल कई लोग पूछते हैं। वहां केजरीवाल नुकसान किसका कर रहे हैं, बीजेपी का या कांग्रेस का? केजरीवाल दोनों को नुकसान कर रहे हैं। बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि शहरों में केजरीवाल है, लेकिन केजरीवाल के साथ प्रॉब्लम ये है, वो नुकसान करेंगे लेकिन खुद की सीटें कितनी आएगी ये पता नहीं। वो इसलिए कि उनके पास वहां लोग नहीं। गुजरात ये पॉलिटिकली मैच्योर्ड स्टेट है। नवनिर्माण आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था, जो बाद में जयप्रकाश के आंदोलन के में तब्दीली हो गई उसकी। वो आंदोलन के बीज नवनिर्माण के वहां गिरे हुए थे। ये गुजराती है जहां खाम चला, हाँ, क्षेत्रीय, मुस्लिम, ट्राइबल और बैकवर्ड। ठीक बात। तो ये तमाम, और गुजरात भी अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है। वहां पाटीदार आज भी आंदोलित है, उन्होंने एक नई सेना बनाई है, कर्मचारी सारे आंदोलनरत है। 5-5 मंत्रियों की वहां कमेटी बनी है कि आंदोलनकारियों को किसी भी हालत में ये आंदोलन खत्म करो। वो अध्यादेश निकालने के लिए चाहते हैं, एग्रीमेंट नहीं चाहिए सरकार से, वो बोले अध्यादेश निकालो। एक बिल आपका था जानवरों वाला, जो जानवर खुले आवारा घूमते, वो बिल आपको वापस लेना पड़ा। क्या मजबूरी है ऐसी? गुजरात में तो राम राज्य है, आपकी इतना बड़ा आयरन कर्टन है, हिंदुत्व की ध्वजा वहां से लेबोरेटरी कहते हैं उसकी हिंदुत्व की, बिल्कुल ठीक है क्यों अशोक जी, आपको मैं बिल वापस लेने पड़ रहे हैं?